अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी जो लहर है ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है और उसके हवाले से हम देख रहे हैं कि जगह जगह लॉकडाउन भी हो रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन हो रहे हैं। वैक्सीन जो है, ये अल्लाह का शुक्र है कि लोग अब पाकिस्तान के ज़्यादा उनको तसल्ली है और वो वैक्सीनेशन के लिए निकल रहे हैं, वैक्सीन लगाने के लिए निकल रहे हैं और अच्छा सिस्टम है जो हुकूमत ने बनाया और हम देख रहे हैं कि इस वक्त बड़ी तेज़ी से लोग जा रहे हैं। इस पर तफसील में बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में आगे डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब होंगे, उनसे कुछ हकाइक भी पूछेंगे और शुरू हम अलबत्ता करेंगे सियासत से। सियासत में ये कहते चले नाज़रीन, हमने इस प्लेटफॉर्म से जहाँ जहाँ किसी सियासी जमात ने दूसरी सियासी जमात में किसी भी हवाले से गाली गलौज की है, कोई किसी किस्म की वायलेंस किया, हमने उसको हमेशा कंडेम किया है, हमेशा कंडेम किया और आज भी हम कंडेम करते हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल, उनकी बहुत सी बातें जिनकी हम बड़ी तनकीद करते हैं सब कुछ, लेकिन अंडे फेंकना, स्याही फेंकना, ये आपको याद है कि जब लॉयर्स मूवमेंट हुई थी तो उनके ऊपर हम देख रहे थे कि कसूरी साहब के ऊपर स्याही फेंक दी और फिर हमने देखा अभी पीछे एहसन इकबाल साहब पे जूता फेंक दिया और कहीं स्याही, कहीं जूता, कहीं मुक्काबाजी, कहीं गाली गलोच। ये बड़ा गलत है। वी कंडेम इट स्ट्रांगली और आज भी हम कंडेम करते हैं जो किया गया इनके साथ, शहबाज गिल साहब के साथ। दिस इज़ रॉन्ग, विल ऑलवेज बी रॉन्ग, डजंट मैटर ये कौन कर रहा है, हम हमेशा इसको कंडेम करेंगे। आगे चलते हैं नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उधर कोरोना वायरस के ख़तरनाक होने की हम बात करें और आज कुछ अजब आपने सुना जो अभी शफकत महमूद साहब कह रहे थे और उनके साथ चौधरी फवाद साहब भी थे और ये बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को कह रहे थे, बेसिकली क्या कह रहे थे, इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमीशन को, कमिश्नर को और उनके सबको कहते जी घर जाएं क्योंकि हमें तो नहीं पसंद आपने जिस तरीके से इलेक्शन कराएं और आप पर तो तमाम सियासी जमातों ने का जो है एतमाद उठ के ना गो होम। बेसिकली ये कह रहे थे। उधर जब हुकूमत के जो अपोजिशन है वो कहती है जी हुकूमत यू गो होम, वी डोंट लाइक यू, उधर से हुकूमत फिर अपोजिशन कहती है जी आप घर जाएं, जो नैब वाले हैं आप क्या कर रहे हैं। तो ये सबको एक दूसरे को घर भेजने की एक नई रीत है। ये तो कुछ आज अजब ही है। पूछते हैं हुकूमत के पुराने मेंबर पीटीआई के लेकिन नए नवेले सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे क्या मंतक है, ये क्या कहानी है। और हमारे साथ सेनेटर जावेद अब्बासी साहब भी हैं, चौधरी PMLN से इनका ताल्लुक़ है, चौधरी मंजूर अहमद साहब हैं, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सेक्रेटरी जनरल हैं। उनसे भी पूछेंगे उनकी पार्टी क्या करी, क्योंकि आपको मालूम है कि सेनेट के इलेक्शन के बाद अब वो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल हम कोर्ट जाएंगे लेके, जो सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन हुआ उन्होंने कहा जो 7 वोट उनको किया गया रिजेक्ट, दे डोंट एक्सेप्ट दैट। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब की जो लीडर हैं वो कह रही हैं हम अभी भी बात करें इस्तीफ़ों की, लॉन्ग मार्च की, कह रही हैं मुझे पासपोर्ट आप दे दें किसी थाली पे भी रख के तो मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगी, अब तो हुकूमत को घर भेज के ही मैं पाकिस्तान से जाऊं अगर जाऊं। तो शुरू करते हैं अली जफर साहब से। अली जफर साहब, ये आपकी इसमें कोई हिकमत अमली क्या है? आपने भी राय दी कि जी ये करें, कहें इलेक्शन कमीशन को कि घर जाएं? नहीं, देखें, राय तो नहीं है, लेकिन पार्टी की ऑब्वियसली जो लाइन है वो यही है कि जो वजह है इसकी, मेरा ख्याल है वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो, उनका एक फर्ज है आइन के तहत कि वो साफ शफाफ इलेक्शन कराएं और हमारी नज़र में उसका एक तरीक़ेकार ये है कि आप नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडिकेट किया था अपनी जजमेंट में, उन्होंने इशारा किया था कि आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपनी जो वोटिंग सिस्टम है उसको इस तरह बनाएं कि वो ट्रेसेबल हो सके कि कौन थे वो लोग जिन्होंने वोट किया है अगर कोई करप्शन की बू आए किसी इलेक्शन में। तो जब पहले तो चले जो इलेक्शन कमीशन थी उन्होंने कहा कि हमारे पास वक्त नहीं है और उन्होंने सेनेट के इंतखाबात करा दिए, लेकिन अभी तक भी कोई उसके ऊपर करामत बल्कि किसी किस्म का काम नहीं हुआ। और मैं इस कॉन्टेक्स्ट में शायद कहा हो कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना जो आईनी किरदार है वो नहीं अदा कर सकते तो फिर वो बेहतर है कि घर चले जाएं और किसी और को आने दें जो ये काम कर सके। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने मेरा ख्याल है डिमांड की है
कि अगर आपने अपना काम करना है तो आप बेशक करें और जरूर करें, और जो हम सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है और हम भी डिमांड करेंगे उसको बेहतर करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया। इसलिए अगर वो नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते या उनके पास ये मीन्स नहीं है या ये इंटेंशन नहीं है, उनका इरादा नहीं है, तो फिर वो घर चले जाएं। लेकिन मैं अब इसके साथ ऐड करना चाहूंगा एक चीज, और वो ये है कि जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम कह रहे हैं कि वो अपना काम करें और इस्तीफा दे दें अगर काम नहीं कर सकते, वहां मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट भी अपना रोल अदा करे और इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स जो हैं, जो कि मेरा ख्याल है बहुत ही जरूरी हो गए हैं, क्योंकि हर इलेक्शन में कोई ना कोई मसला होता है, हर इलेक्शन में कोई ना कोई इशू ऐसा आता है कि वो लोगों का एतमाद इलेक्शन से उतरता जा रहा है, और जमहूरियत का जो निज़ाम है वो एक तरह से उसमें दरार आ जाती है। अच्छा अली, ये तो आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है जी, आपके जो हमारे पैनल पे जो आपके कॉलीग्स बैठे हैं और पार्टीज के, आई एम श्योर उनसे भी पूछते हैं, वो भी एग्री करेंगे जो आप कह रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। लेकिन आपने जो फरमाया कि जिस वजह से कहा कि जी आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, ये तो शायद फर्क बात है। एक तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आप कहीं इलेक्शन कमीशन को घर चले जाएं, आपको मालूम है कि ये तो तरीक़ाकार है ही नहीं, यू नो कि क्या तरीका है कॉन्स्टिट्यूशनल। चौधरी मंजूर साहब उस पर बात करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन उन्होंने तो क्लियरली कहा है कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल एम्पायर नहीं बना, इलेक्शन कमीशन ने साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं करवाए। तो वो तो स्पेसिफिकली इलेक्शंस साफ न करवाने पर कह रहे हैं, क्यों चौधरी मंजूर साहब, कुछ ऐसा ही है? उसी में एक तो बुनियादी बात ये है कि मेरा ख्याल है वो ये जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है ना, ये अभी चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन का, उससे मुजफ्फर शाह साहब से बहुत मुतासर हुए हैं, मुझे लगता है इमरान खान साहब। तो उनका ख्याल है कि इस इलेक्शन कमीशन चूंकि न्यूट्रल नहीं रहा, तो इन्होंने बहुत अच्छा इलेक्शन करवाया है सेनेट का और इनको चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया जाए, मेरा ये जाती ख्याल। दूसरी बात ये है कि जब तक सीक्रेट बैलेट है, आप आइन में तरमीम नहीं करते, तब तक आप कैसे उसको आइडेंटिफाइबल कर सकते हैं? और उस बुनियाद पर कैसे आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन घर चला जाए? अभी आदिल अब्बासी ने कुछ दिन पहले, इससे इलेक्शन से कुछ चंद दिन पहले ही, एक हफ्ता पहले इंटरव्यू किया था इमरान खान साहब का उधर वजीरस्तान में। उसमें तो उन्होंने बड़ी तारीफ की थी इनकी, और एक हफ्ता बाद ही कह रहे हैं कि ये घर चले गए, इन्होंने ठीक काम नहीं किया। अब सवाल ये है कि अगर ये मयार है कि आप ठीक काम नहीं कर रहे तो आप घर चले गए, तो ये तो हम इस हुकूमत से कह रहे हैं कि उनको तो एक इलेक्शन पे आप कह रहे हैं, तो आप तो 2.5 साल गुजार चुके हैं, आपने क्या किया है? आप क्यों नहीं घर चले जाते ताकि इस मुल्क के लोगों का मसला ही हल हो जाए? आपने क्या डिलीवर किया है? क्या लोगों को रोजगार दे दिया है? 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, कितनी दी है? उल्टा बेरोजगार कर दिए हैं। 50 लाख घर देने से आपने महंगाई, कहते थे कि वज़ीर आज़म चोर होगा अगर महंगाई हो रही होगी। पेट्रोल रोज आप 46 रुपए लीटर का वादा करके रोज आप बढ़ा रहे हैं। चीनी की कीमत आपने 110 कर दी है 50 से। आटा 35 रुपए किलो था, वो 70 कर दिया है। खाने का घी जो है या तेल जो है 140 से 280 कर दिया है। बिजली के बिल आपने सिर्फ जी आप परफॉर्मेंस की, ठीक है जी, आप कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस ओवरऑल ठीक नहीं है तो आप भी घर जाएं। जी अब्बासी साहब, ये भी शफकत महमूद साहब ने फरमाया आज के इलेक्शन कमीशन पर किसी जमात का एतमाद नहीं है, तो क्या आपकी पार्टी को भी कोई एतराज है इलेक्शन कमीशन से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज मुझे बड़ा तहज्जुब हुआ है जब मैंने एक वज़रा की फौज की आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, और वो सारी हुकूमत बैठ के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह रही है कि हमें आप पे एतमाद नहीं रहा। और एतमाद क्यों नहीं रहा कि जब हालिया में सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन हो रहा था, सारे सूबों में जब ये जीते तो इन्होंने कहा कि इलेक्शन ठीक हुए हैं। जब इस्लामाबाद की लेडीज सीट जीते हैं तो उन्होंने कहा इलेक्शन ठीक हुए हैं। और पीडीएम यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते हैं तो ये कहते हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। एक सीट की वजह से अभी सेनेट ऑफ पाकिस्तान के बाकी इलेक्शन में इन्होंने किसी पे एतराज नहीं किया। मैं कहता हूं कि मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि हेलो जी जी आवाज आ रही है, फरमाइए। जी जी, ये चूंकि इनका मेरा ख्याल है कि फॉरेन फंडिंग का केस आ रहा है, इनको पता चल गया था कि इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इस तरह समझते हैं जिस तरह वो पंजाब की गवर्नमेंट को समझते हैं, वो इस तरह समझते हैं जिस तरह किसी मिनिस्ट्री को वो समझते थे। वो समझते थे कि इस तरह ये अदारा होना चाहिए कि मैं सुबह हुक्म करूं, मैं कहूं इस तरह हो जाए तो इस तरह हो जाए।
इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आईन पाकिस्तान ने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, उसकी जिम्मेदारी है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए, जिसमें वो कामयाब हुआ है। पहली दफा आपने देखा कि जब डिस्का का इलेक्शन हुआ है, इन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा किए हैं, तारीख में ये पहली दफा ऐसा किस्सा हुआ है। सारे पाकिस्तान से लोगों ने वावेला किया है, इलेक्शन रिटर्निंग अफसर ने लिख के दिया है कि बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, हमारे प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हुए हैं, और न सिर्फ अगवा हुए हैं बल्कि रिजल्ट चेंज किए गए। उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि तमाम हल्के का इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि उस हल्के के लोगों की वोटरों की ख्वाहिश थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और वो अपनी मर्जी के कैंडिडेट को मुंतखब करें। अगर ये नौशहरा का इलेक्शन हार गए हैं, ये बाकी बाई इलेक्शन हार गए हैं, तो इसका इलेक्शन कमीशन से कोई उसका तल्लुक नहीं है। तल्लुक है कि अवाम आपसे तंग है, अवाम गुर्बत से तंग है, अवाम महंगाई से तंग है, अवाम जो बाकी चीजें उनसे तंग है। उनको चीजों को ठीक करने के बजाय आपने आज इलेक्शन कमीशन ठीक है जी सेनेटर साहब, आपकी बात गॉट योर पॉइंट। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अली जफर साहब पास आएंगे, आपसे जरा पूछेंगे क्यों आपने तो जो बात की कि शायद टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई मसला है तो हुकूमत कह रही है आप या तो वो करें या घर जाएं, बट बड़ी क्लियरली अभी आप सुन भी लीजिएगा कि शफकत महमूद साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो जिम्मेदारियां थी उनको निभा नहीं सका, हमें कोई एतमाद नहीं है। अगर आप दूसरी जमातों से पूछे तो वो भी शिकायत करती नजर आ रही है आप, सिवाय इसके कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है ये अपने जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो। जो इलेक्शन कमीशन है वो एक न्यूट्रल एम्पायर का किरदार अदा करे, जो कि वो किरदार अदा नहीं कर रहा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें इलेक्शन कमीशन के हवाले से। आज जो हुकूमती मौक़िफ़ सामने आया जी अली जफर साहब, तो इट्स मोर देन जस्ट अबाउट टेक्नोलॉजी। एक जो ब्लैंकेट आई है जजमेंट और वर्डिक्ट हुकूमत की तरफ से वो ये है कि जी आपने इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं करवाए और इससे आप घर जाएं। उसके पीछे भी एक दास्तान है और महल कनेक्टेड है ये टेक्नोलॉजी से ही। आप ये देखें कि जो फैसला हुआ था अभी दस्का NA 75 का, उसमें भी वहां से शुरू हुआ था मामला, जहां कहा गया था कि ये आपने वीडियोस के ऊपर रिलाय करके पूरे के पूरे इलेक्शन को दोबारा से कर दिया। उसके बाद सेनेट का इलेक्शन हुआ, उसमें भी वीडियोस आए, लेकिन वो अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपको याद होगा कि 23 लोग अगवा भी हो गए, रिटर्निंग ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेशन भी गायब हो गई। सो इट वाज मोर देन जस्ट वीडियोस, राइट? जी जी जी, इन द सेंस कि वो 20 जो पोलिंग स्टेशंस थे वहां सब एग्रीड थे कि 20 पोलिंग स्टेशंस पे ही होना चाहिए ये रीपोलिंग, लेकिन वो उन्होंने एक्सपैंड करके पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को कह दिया और ये फैसला किया कि हम चूंकि वहां लॉ एंड ऑर्डर था इसलिए दोबारा से हो। बहरहाल जो भी है, उनका मेन जो पर्पस मेरा ख्याल है जो अभी तक हमारा मौक़िफ़ यही है कि आप कम से कम अब कानून साजी तो करना शुरू करें, कोई उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो शुरू करें, क्योंकि आगे भी बहुत सारे इलेक्शंस आ रहे हैं, लेकिन वो उस मामले में किसी किस्म की कदम नहीं उठाया गया। इसलिए मेरा ख्याल है एतमाद जो है 4 रोज हुए अली साहब, जो हुकूमत का है, अभी तो 4 रोज हुए सेनेट इलेक्शन खत्म हुए ना जी। अब जो आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, काफी पहले जजमेंट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि आप कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, लेकिन उस वक्त से लेके अब तक कोई इस पे कार्रवाई नहीं हुई। तो आपको जायज लगती है बात? अली ये बताइएगा कि एज बैरिस्टर, लॉयर, एज समबडी, आप यकीनन आइन को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, तो ये आइन में इसकी इजाजत है कि आपकी सिटिंग गवर्नमेंट जो हफ्ता भर पहले, 10 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले तारीफ कर रहे थे इसी इलेक्शन कमिश्नर की, सडनली वो आके कह रहे हैं कि जब आप घर जाएं? ये तरीका है एक इदारा जो कि हम तो कह रहे हैं भाई इसको अल्लाह और ताकत दे और किबला भी दुरुस्त रखे, ये इलेक्शन कमीशन का, तो हुकूमत कह रही है आप घर जाएं। जी देखिए, जो आपने पहले एक इशारा किया था, जो आईनी तरीका है, एक आप डिमांड तो कर सकते हैं रेजिग्नेशन की, वो आप अगर किसी की कारकर्दगी से आप नहीं मुतमईन तो आप उसको कह सकते हैं जरूर कि आप रिजाइन करें, और ये डिमांड्स आजकल कॉमन हो गई हैं। जो भी जिस इंस्टीट्यूशन से कारकर्दगी से नाराज होता है वो यही कहता है, लेकिन जो आईनी तरीका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को
वो यही है कि आप जिस तरह एक जज को हटाते हैं रेफरेंस फाइल करके, वो उसी तरह हटा सकते हैं। तो ये डिमांड का ये मतलब नहीं है कि ये एक तरह से बाइंडिंग है या लीगली कानूनी तौर पे उनको रिजाइन करना ही पड़ेगा। ये एक डिमांड की है, और अगर वो समझते हैं कि काम वो कर सकते हैं अभी तक, तो वो कंटिन्यू रहेंगे, उनकी मर्जी है। रेजिग्नेशन एक वॉलंटरी चीज होती है। रेजिग्नेशन का मतलब ये है कि वो अगर समझते हैं तो वो रिजाइन कर दें, लेकिन उसकी कोई कानूनी मेरा ख्याल है। अच्छा जावेद साहब, इसका मतलब कि हुकूमत ने बस ऐसे ही कह दिया, यानी कि उसका निफाज भी नहीं कर सकती, उसको नाफिज भी नहीं कर सकती हुकूमत, जो आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है। और आज शफकत महमूद साहब ने यह भी कह दिया कि हम कोई लीगल नहीं इस पे स्टेप लेंगे। तो क्या बस वो ऐसे ही रौनक के लिए उन्होंने ये बात कर दी? क्यों कही आज, क्या समझ आई आपको? ये दोनों बड़ी खतरनाक बातें हैं कि इसका मतलब है कि उनके अगेंस्ट इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ये रेफरेंस भेजेंगे तो इनका वही हाल होगा जो जस्टिस ईसा के केस में इन्होंने रेफरेंस भिजवाया था प्रेसिडेंट से, फिर अदालतों ने जो बातें इनके मुतल्लिक की हैं और जिस मामले में ये फंसे हुए हैं, इससे भी बड़ा बुरा हाल इनका होगा कि अगर इन्होंने रेफरेंस भेजा, क्योंकि इनके उनके खिलाफ अगेंस्ट कुछ नहीं है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया अभी तक, हमारी नजर में नहीं आया। अगर उन्होंने डिस्का के इलेक्शन में कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और पूरे हल्के में होने चाहिए और लोगों को हक है कि वो अपनी मर्जी के किसी आदमी का इंतखाब करें, तो क्या ये बुरी बात उन्होंने कही है? ये जो अभी कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का अनफाज नहीं हुआ, अली जफर साहब मुझे एहतराम है उनका, अब जजमेंट को आए हुए कितने दिन हुए हैं? कुछ 6 महीने हो गए हैं, कुछ 4 महीने हो गए हैं, कुछ साल हो गया है। 3 दिन पहले भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन का खात्मा हुआ है। और अगर कोई इसमें रिफॉर्म्स आप लाना चाहते थे तो रिफॉर्म्स पार्लियामेंट में आपको पिछले 4 सालों में किसने रोका है? कितनी दफा आपने कोई बिल लाया है? कितनी दफा आपने बिल इंट्रोड्यूस करवाया है? किसी एक हाउस में आप कोई बिल लेके आए जिसका मुझे बताएं, मैं भी मेंबर हूं, हमें तो हमारे सामने तो कोई ऐसी चीज नहीं आई है। मसला क्या है? मसला ये है कि इमरान खान साहब और उनकी जमात ये समझती है कि पाकिस्तान में कोई अदारा जो है उसको महफूज ना समझा जाए। जो उनका हुक्म ना माने, जो उनकी बात ना माने, उसके खिलाफ एलिगेशन लगा दो, उसे इतने दबाव में डालो, उसे इतना बुरा भला कहो कि अभी ये फॉरेन फंडिंग का केस है जो हम समझते हैं कि बिल्कुल ओपन केस है जिसमें बचना इनके लिए मुश्किल है। अब चूंकि उस जजमेंट को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए ये अपना बायस बनाएंगे, कल ये कहेंगे कि देखो हमने तो इलेक्शन कमीशन के बारे में ऐसे अल्फाज कहे थे, इसलिए बायस था जिसने हमारे खिलाफ फैसला दिया है। वो अपनी जान छुड़ाने के लिए आज हुकूमत ने पहली दफा अपने आईनी अदारे के ऊपर हमला किया, अटैक किया है, जो किसी तौर पर भी जायज नहीं है और किसी तौर पर भी इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये आप कह रहे फॉरेन फंडिंग केस, जिसमें कि आप इन्हीं इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आपने सबने जाके पीडीएम के मेंबरान ने, लीडर्स ने जाके इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट किया था। तो जब आपने इन पर काफी जाके तबर्रा पड़ा था, चले आपको आज ये पसंद आ रहे हैं, अच्छी बात है। अगेंस्ट नहीं किया था, अगेंस्ट नहीं किया था, हमने कहा था कि मेहरबानी करके इसका फैसला जल्दी करें। ये फर्क है। हमने ये नहीं कहा था कि ये रिजाइन कर दें, हमने नहीं कहा था। नहीं, आपने रिजाइन नहीं कहा था, आपने पेंडिंग है, इसका फैसला करें। जी, आपने कहा था कि आप फैसला नहीं करें। चौधरी साहब, अब आप ये बताइएगा कि एक तो बात तय हो गई कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हुकूमत ने कह दिया हम कोई कदम नहीं उठाएंगे, यानी कि लीगल कदम नहीं उठाएंगे, तो बस उन्होंने ऐसी बात कह दी है। अब ये सियासी तौर पे बात कर दी है, तो ये कहाँ लेके जाएंगे? देखिए NA-75 का भी इलेक्शन अब तो खैर 10 अप्रैल को होने जा रहे हैं। MQM ने भी इलेक्शन कमीशन को कह दिया, अगर आपने देखा हो, उन्होंने खत में लिखा है कि जी आप जो कराची में इलेक्शन करवा रहे हैं, बाई इलेक्शन, वो रमज़ान शुरू हो गया होगा, रमज़ान में तो इबादत होती है, आपने इलेक्शन रमज़ान में क्यों करवाए? तो लगता है कि मुख्तलिफ इतराफ से इलेक्शन कमीशन पर तनकीद बढ़ती जा रही है। इसका मकसद क्या? देखिए, इसमें मुझे जो लग रहा है कि वो दबाव में लाना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। वो तो खैर डेट, अगर वो कोई सारी पार्टीज कह देंगी कि डेट आगे कर दे तो इलेक्शन कमीशन को क्या एतराज हो सकता है? तो अगर रमजान आ गया, रमजान में इलेक्शन नहीं मुमकिन, तो वो आगे कर देंगे उसको, वो इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन बुनियादी तौर पर फॉरेन फंडिंग केस का चूंकि शुरू होने वाला है और उसके लिए ये इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाना चाहते हैं ताकि इलेक्शन कमीशन को फैसला ना करे उसके ऊपर, जो कि पहले ही ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। इन्हीं 2018 में जब RTS सिस्टम बंद हुआ, उस इलेक्शन कमीशन के तो कोई एतराज नहीं। अभी रिसेंटली DB के अंदर खुली धांधली और रिजल्ट तब्दील किए इलेक्शन कमीशन ने, उस पर तो कोई एतराज नहीं। अभी मुजफ्फर शाह साहब ने सीधा 7 वोटों की डकैती कर ली है, सारी दुनिया के सामने, उस पर कोई एतराज नहीं है।
वो कैमरे लगे हैं उसमें कोई एतराज नहीं है। और जो अपना इस मुल्क के अंदर जो इदारा अपने दुरुस्त फराइज अदा करने की कोशिश करेगा उस पर इनको एतराज है। कोई लोग सियासत में मुदाखलत करे या अदालत अगर इनके हक में फैसले करती रहे, इनको सादक और अमीन जाली डिक्लेयर करती रहे तो फिर ठीक है। अगर इनके मुतल्लिक को फैसला ठीक करेगी या इनको कोई बस पूछ ही ले फिर ये तूफान बदतमीजी है। कोई मीडिया का पर्सन को बात कर दे उसके मुताबिक जो तूफान बदतमीजी उसका आपको पता है। तो ये एक फाशिस्ट माइंडेड लोग हैं यहाँ पे। ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई आवाज, कोई डिसेंटिंग वॉइस ना रह जाए और उस वॉइस को वो खत्म कर देना चाहते हैं। चलिए अली से जरा हौसला करें और फौरन पढ़ने के केस का इंतजार करें, क्योंकि वहाँ पे स्क्रूटनी कमेटी ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और ये इन्होंने लिख कर दे दिया है, इन्होंने मान लिया है सारा कुछ वहाँ से। जहाँ तक अगर ये है कि वो उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया तो टेक्नोलॉजी 5 दिन में इस्तेमाल हो सकती है, नहीं हो सकती। अच्छा अली जफर साहब ये बताइएगा कि आप क्या हुकूमत को एडवाइस करेंगे? आपने ये भी सुन लिया कि उन्होंने कहा कि जी वो जो फोरम है हम उस पर तो नहीं जाएंगे, ये शफकत महमूद साहब ने कह दिया। तो फिर अगर हम आपसे कहें व्हाट वाज द फन इन टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका मतलब क्या था? क्या मतलब ये एक आके इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा इदारा, आपसे बेहतर कौन जानता है कि इसकी कितनी वक़्त है, अहमियत कितनी है। इतने बड़े इदारे को आगे कहीं जी चलें घर जाएं, व्हाट वाज द पर्पस? जी देखें, आई थिंक ये जो मेन जो एम है, और मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना जो कारकर्दगी है उसको बेहतर कर सकती है और फिर मेरा ख्याल है किसी को कंप्लेन नहीं होगा। वो ये है कि जो इलेक्शन के कवानीन हैं और जो रूल्स हैं उसमें इस तरह की जो करप्शन को ख़त्म करने की, और ये जो हर कोई एलिगेशन लगाता है कि फलां ने पैसे खा लिए या फलां को कोई इंड्यूसमेंट हो गई, जिसके वीडियोस भी हमने देखे बहुत सारे, जहां जिलानी साहब के बेटे जो थे वो ऑफर कर रहे थे कि आपने वोट किस तरह जाया करना है वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो एम ये होना चाहिए हमारा एज सिटीजन्स भी और एज पॉलिटिकल पार्टीज भी, हर पॉलिटिकल पार्टी का, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब फौरन रिफॉर्म की तरफ जाए और अगर ये वाकई ही अपने जो इश्यूज आ रहे हैं उनको, उनके लिए रूल्स बना के उसको दुरुस्त कर ले, तो मेरा ख्याल है ये इतराजात खत्म हो जाएंगे और फिर ये जो डिमांड्स हैं कि अगर आप काम नहीं कर सकते और रिजाइन कर दें, वो भी डिमांड्स खत्म हो जाएंगी। तो ये बेस्ट ऑप्शन, जब किसी के ऊपर तनकीद की जाए या किसी को कहा जाए कि रिजाइन करना है, तो उसकी बेस्ट ऑप्शन यही होती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें और देखें कि क्या वजह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई वजह से उनके ऊपर तनकीद कर रही है और हुकूमत भी कह रही है आप रिजाइन करें, बाकी सियासी जमातें भी धरने कर रही हैं उनके सामने आके, तो प्रोटेस्ट कर रही हैं, दूसरे लोग अच्छा देखिए कह रहे हैं कि ये चीज। ठीक, अली जफर साहब, प्रोग्राम का ये आपके सेगमेंट का टाइम खत्म हो रहा है। बड़ी दिलचस्प बात है कि आप सुन रहे हैं, चौधरी साहब आप भी सुन रहे हैं और अब्बासी साहब आप भी सुन रहे हैं कि अली जफर साहब वो जो मिनिस्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी उनको ये कहा गया तो वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर लें तो फिर सब कहेंगे कि ठीक है। तो इनकी बात से तो लगता है, और हमें मालूम है कि ये प्राइम मिनिस्टर का ही हैज हिज ईयर, ये उनसे काफ़ी एडवाइस वगैरह प्राइम मिनिस्टर इनकी भी लेते हैं, तो ये तो और बात कर रहे हैं। मंजूर साहब जी देखिए, ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात है। असल में उनसे तो कहा गया ना ये जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको दोबारा, आप एक गैर आईनी गैर कानूनी बात अली जफर साहब कैसे कर सकते हैं जिसका वजूद ही नहीं है। और फिर सिरे से अगर फोरम पे नहीं जाना तो क्या मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस का? या तो आप उनके खिलाफ उस फोरम पे जाए, अगर नहीं जाना तो फिर इसका मतलब सिर्फ दबाव में लाने की बात है ना। तो दबाव में लाना है, किस लिए लाना है? आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट केस पड़ा और उस केस का फैसला अब होने वाला है। तो ये एक हरबा है उनका, बाकी हरबों की तरह। हमने तो इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी कि आप फैसला क्यों नहीं कर रहे, करें फैसला। ठीक तो ठीक, वो अब करना चाहिए। जावेद अब्बासी साहब क्विक कमेंट। ये अली जफर साहब की तो बात कुछ और लग रही है और मिनिस्टर साहबान कुछ और कह रहे थे। देखिए अली जफर साहब जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जो वज़रा थे वो हुकूमत है। हुकूमत को डिफाइन किया गया है। अली जफर साहब से बेहतर कौन जानता है कि हुकूमत कौन होगी? प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। जब उसके कैबिनेट के वजीर आकर जब कोई बात करेंगे तो वो हुकूमत की बात होती है, वो वजीर आजम की बात है, ठीक, वो मौके ठीक है।
ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये आजाद है, ये अपनी बहुत अच्छी राय हमेशा रखते हैं, इन्होंने आज भी बड़ी अच्छी राय दी है, लेकिन हुकूमत ने आज फैसला कर लिया है, उन्होंने अटैक कर लिया है और अब इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर जितने उन्होंने हमला कर दिया है, जितने एलिगेशन उन्होंने लगा दिए, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी ज्यादती है। आइंदा अगर ये हर रोज ये चीजें अब बढ़ती जाएंगी, मैं इनको रोकता हुआ नहीं देख रहा। आप रोकते हुए नहीं दिख रहे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यकीनी तौर पर एक अफसोसनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो बात की गई जैसे की गई, और फिर अगर हम कहें कि यू टर्न लिया गया, पहले तो तारीफ हो रही थी इन इलेक्शन कमिश्नर की, उसके बाद इनकी बदतारीफियों में इनके ताने बाने जोड़ दिए गए, उनके दामाद और उनके रिश्तेदार, और बात क्या है, सारा किस्सा है एक सेनेट इलेक्शन का, और अगर उनको वो पसंद नहीं आई बात तो कोर्ट है, कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट ने भी जवाब दे दिया जो देना था, लेकिन बहरहाल लगता है हुकूमत को फिर भी ये नागुज़ीर है, उन्होंने फिर भी अटैक करना था इलेक्शन कमीशन पे। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन कोरोना का जो अटैक है, थर्ड वेव, बड़ी सीरियस है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, हमारे साथ फैसल सुल्तान साहब होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करते हैं मैन ऑन द स्पॉट, मैन लीडिंग द बैटल, डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो कि एनसीओसी के साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं, जो कि तमाम पॉलिसीज जो बन रही हैं उनकी फॉर्मुलेशन में, इम्प्लीमेंटेशन में रोल अदा करें। कोविड का फिर से जो तीसरा कहा जा रहा है कि थर्ड वेव इज अपॉन अस, और उस हवाले से हम देख रहे हैं जगह जगह इलाके जो हैं वहाँ वो लॉकडाउन उसमें किया जा रहा है। इस्लामाबाद में खुद कोई 7 के करीब ऐसे इलाके हैं जहां लॉकडाउन हुए। एक तरफ कोविड 3 जो है वो बढ़ रहा है और ये कहा जा रहा है ज्यादा खतरनाक है पहले जो 2 वेव से उसके मुकाबले में। और नाज़रीन, ये भी आपको बताते चले, बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमें बताया उनके छोटे छोटे बच्चों को भी हो रहा है। तो इट्स नो लॉन्गर एन इशू एडल्ट्स का, इसका 10 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, उनको भी कोविड हो रहा है। और एक तरफ तो ये तमाम सिलसिला है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो वैक्सीनेशन है उसको भी काफ़ी तेज़ी उसमें आई है। और ये भी बताते चलें कि पहले पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा झिझक रहे थे और घबरा रहे थे, और अब ये बताया जा रहा है कि बहुत से इलाके हैं, मसलन लाहौर का जो इलाका है, एक्सपो जो मेजर एक सेंटर है, वहाँ तो आज दिन भर खबरें आती रहीं कि घंटों घंटों लोग लाइन में खड़े रहे, क्योंकि यकदम इतने लोग आए हैं जो पहले घबरा रहे थे, अब जा रहे हैं और इंजेक्शन, वैक्सीन वगैरह जो लगा रहे हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या करेंगे, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स द गवर्नमेंट विल टेक, और इन्फोर्समेंट किस तरीके से करेंगे, और वैक्सीन के हवाले से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि इससे पहले हम वैक्सीन की तरफ जाएं, जो मसला हमने पहली वेव और दूसरी में देखा वो ये कि इन्फोर्समेंट नहीं हो पाती। ये जहां जाएं, मतलब जहां जाएं, आप बैंक्स में जाएं, दुकानों में जाएं, बाजारों में जाएं, लोग नहीं पहन रहे मास्क। क्या कर रहे हैं आप उसका? अच्छा, मैं आपकी बात से किसी हद तक तो मुत्तफिक हूँ। थोड़ा सा जो इख्तलाफ है वो ये कि एनफोर्समेंट असल में जहां करने का जज्बा आ जाए या कन्विक्शन आ जाए वहां शुरू भी हो जाती है। तो आपकी बात ठीक है कि इस वक्त देख के कई दफा ये लगता है कि लोगों ने हार मानी हुई है, लेकिन इसके बरक्स अगर आप पीछे जाएं तो पिछली दोनों वेव्स में जब कभी कहीं कुछ सीरियसली लिया गया है तो एनफोर्समेंट बेहतर हो गई है। परफेक्ट नहीं हुई किसी सूरत भी, लेकिन बेहतर जरूर हुई है। अच्छा, अभी भी अप्रोच हमें यही रखनी है, लोगों को समझाना है, अवेयर करना है। हम बता रहे हैं, तीसरी वेव का बड़ा क्लियरली बताया है, मीडिया ने भी उसमें बहुत मदद की है, दोबारा से इसको हाईलाइट किया, लेकिन कुछ एनफोर्समेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स अब नागुज़ीर हो गए थे। अब हम बड़ा तंग आके ये करते हैं, लेकिन स्कूलों की स्प्रिंग ब्रेक जो है 8 बड़े शहरों 9 बड़े शहरों में जल्दी करवा दी, एक ही बड़ा क्लियर था। उसके बाद रेस्टोरेंट्स का हमने तो कहा कि इंडोर डाइनिंग ना करें, लेकिन पंजाब ने एडिशनल डिसीजन लिया, मेरे ख्याल से मुनासिब है, कि उन्होंने फिलहाल सिरे से जो डाइनिंग है ऑन साइट डाइनिंग बंद कर दी, टेक अवे रहने दिया। इसी तरह जो बड़े इवेंट्स हैं, शादियां वगैरह, उसको भी कुछ कर्टेल या उसका साइज रिड्यूस करके या आउटडोर तक महदूद रखने का या एक्सटेंड करने का उस फैसले को फैसला किया गया। ये 3-4 चीजें तो बड़ी हार्ड क्लियर थी। फिर पंजाब ने एक और फैसला किया, आई थिंक वो भी ठीक है उनके करंट नंबर्स के हिसाब से, कि उन्होंने शाम जो शॉपिंग आवर्स हैं उसको कुछ महदूद कर दिया फर्दर। हम तो 10 बजे का कह रहे थे, उन्होंने उसको 6 बजे। अच्छा डॉक्टर साहब, इजाजत दीजिएगा जी, सॉरी इजाजत दीजिएगा, मैं आपको बड़े वसूख से कहती हूँ, आप
ब्लू एरिया में बैंक्स की ब्रांचेस में चले जाएं, आप दफातर में चले जाएं, लोगों ने नहीं मास्क पहने। जो मास्क पहन के अंदर जाता है उसको लगता है कि वो कोई अजीब हरकत खुद कर रहा है, क्योंकि नहीं इन्फोर्समेंट हो रही। हमने ये देखा है और उसकी बुनियाद पे हम कह रहे हैं। आपने मोटी बातें की, बड़ी जो बातें पॉलिसी की, बट ऑन द ग्राउंड यकीनन ये नहीं हो रहा। आपको मैं कहती हूँ कल आप अपनी टीम्स को भेजें, जरा ब्लू एरिया में भेजें और इलाकों में भेजें, देखें बैंक्स में क्या हो रहा है। बैंक का ही हमने जिक्र किया, बट नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं पहन रहे लोग मास्क। ये सही है, बात बिल्कुल सही है। सो एनफोर्समेंट को टाइटन करने की, और फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे बिल्कुल अच्छी चीज नहीं लगती प्यूनिटिव मेजर्स किसी किस्म के, लेकिन वो फिर लेने पड़ेंगे क्योंकि उसके बगैर कई दफा हम लोग बात को तवज्जो देते नहीं। तो ये भी चीज आ रही है आगे जी, इसको भी थोड़ा सा टाइट करने की जरूरत है। पहला मरहला हमेशा जरा एजुकेट करना या बावर कराना होता है, लेकिन अगर इसमें कोई ना, जैसे आप कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो खुद जहां कहीं जाऊं मुझे ये नजर आता है। आज उधर दफ्तर में 8 लोग थे लिफ्ट में, 8 में से 7 ने पहन रखा था मास्क, एक साहब ने नहीं पहना था, जेब में उनके था, तो मैंने फिर उनको याद करा। तो ये नहीं, दूर कहाँ जाए, अपने आपका दफ्तर है वो इस्लामाबाद में, ये भी नोटिफिकेशन हुआ कि किया जाएगा, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट, एक तो उसका शायद उसको नशर नहीं किया गया एडिक्वेटली, दूसरा उसकी इन्फोर्समेंट हो नहीं रही है। और यकीनन एजुकेट करना है, लेकिन ये कोई नई चीज तो नहीं। अब तो 1.25 साल हो गया हमें कोविड के साथ। सही है। उसमें पता है एक थोड़ा सा एनफोर्समेंट के अलावा एक एक्सेप्टेंस की फटीग आ जाती है। लोग कहते हैं अच्छा जी फिर ये बोल रहे हैं, पता नहीं है कि नहीं। और थोड़ी सी जब तक आप उन लोगों तक बराह रास्त एक इंफॉर्मेशन ना जाए तो कई दफा उसकी गैर यकीनी भी होती है। तो इसीलिए ये मैसेजिंग इंपॉर्टेंट थी, टाइमिंग्स की एटसेट्रा, कि ना सिर्फ कि ये इसका ताल्लुक एक्चुअल डिजीज को रोकने से है, पर इसके जरिए जो पैगाम जाता है। तो आई थिंक अगले 1-2 दिन में आपको इसका क्लियर डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा। पहले भी हमने देखा कि कुछ दिन लगते हैं, 2-4-5 दिन लगते हैं। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये बात दुरुस्त है, क्योंकि हम जो सुन रहे हैं पिछले 3-4 रोज से, बच्चों में ज्यादा है इस मर्तबा। A lot of people are calling and saying उनकी फैमिलीज में बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको हो रहा है। देखिए, पहली तरीन वेव थी उसमें भी जब वेस्ट में भी देखा गया, तो बीमारी अमूमी तौर पे अगर आप प्रेडोमिनेंटली बोलें तो ये अडल्ट्स की बीमारी ही है, लेकिन तब भी और अब भी यंग लोगों में भी कभी कभी केसेस देखने में दिखते हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी एनेक्डोटल इन्फो बोलते हैं, मुझे भी सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई वाज़े एदाद शुमार ऐसे नहीं है कि हम कहें कि बहुत मेजर चेंज है। इसको थोड़ा सा चंद दिनों बाद हम एनालाइज करके आप तक लाएंगे कि क्या इसमें कोई। आपकी पार्लियामान में एक आपकी एमएनए है जिनके अपने 3 बच्चे और उनके भाई के 3 बच्चे, 6 बच्चे एक खानदान में। तो दिस इज नॉट, और हमने और भी लाहौर से भी सुना इस तरह की खबरें, बट बहरहाल आपने कहा उसको आप चेक करेंगे। ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा है यूके की वेव है और वहां से आई है ये 3rd वेव, और वो जो स्ट्रेन है वो ज्यादा डेंजरस है। तो फ्लाइट्स का आना जाना, उस पर कुछ आपने गौर फौज किया कि कुछ में तब्दीली लाएं जो शेड्यूल्स हैं इस वक्त? आपकी पहली बात का पहले जवाब दे देता हूं। दूसरी बात का वो ये है कि हाँ, थोड़ी सी इस मामले में कुछ फर्दर रिफाइनमेंट या टाइटनिंग एक्सपेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ enforcement and how we tackle inbound passengers। लेकिन एक आपको बताऊं, कई दफा ये वायरस को किसी जगह का नाम दे देना इसलिए कुछ अजीब सा होता है कि वैसे ही है कि इसको कहा जाए जी ये चीन का वायरस है। वो चीन का तो नहीं है, वो पहली दफा वहां डिस्कवर हुआ। इसी तरह ये जो वेरिएंट्स हैं या ये जो थोड़ी थोड़ी फर्क इकसाम है या स्लाइड म्यूटेशंस हैं जरासीम के अंदर, ये हर जगह आ रही होती हैं। सिर्फ जिन मुल्कों में ज्यादा बेहतर डिटेक्शन है, उनके हेल्थ सिस्टम ज्यादा मजबूत हैं वो, और या जिनके हाँ ट्रांसपेरेंसी ओपननेस है, वहाँ ये जल्दी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि फ्लाइट्स के शेड्यूल्स वगैरह को कुछ आप कह रहे रिफाइन करेंगे, तो कब तक कोई डिसीजन एक्सपेक्टेड है कि कहाँ से पैसेंजर्स आ जाएं? क्या व्हाट काइंड ऑफ रिफाइनमेंट शुड वी एक्सपेक्ट? जी, इसमें देखिए ये जितने भी हमारी पॉलिसी रही है वो आइटरेटिव रही है। मुराद ये कि हम उसको इवॉल्व किया तरीके से, चीज़ों के डेटा को देख के समझ के आहिस्ता आहिस्ता उसको टाइटन किया, इम्प्रूव किया। उसके अंदर जो बेहतरी लाए हैं वो बतदरीज थी। तो अभी इसी तरह से कुछ 1-2 चेंजेस हम जरा लाना चाहते हैं, ज़्यादा उसमें रिफाइनमेंट लाना चाहते हैं अपने इनबाउंड उसके अंदर। और इसमें मुमकिन है कि जो ख़ास तौर पे सुपर हाई रिस्क सिचुएशंस हैं
जैसे जनूबी अफ्रीका के अंदर जो एक वायरस पाया गया, कुछ ब्राजील के अंदर, तो कुछ उन ममालिक के लिए थोड़ी सी इजाफी कुछ एहतियाती तदाबीर हम एनफोर्स करें। और यूके वगैरह से इनबाउंड पैसेंजर्स पे आप कुछ नहीं कर रहे? देखिए वो तो ऑलरेडी है, उसमें तो हम प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट तो इन एनी केस कर रहे हैं। और ये जो B117 वेरिएंट है, ये तो अब कोई 90 से ज्यादा ममालिक में मौजूद है, कुछ मुल्कों में, दर्जनों मुल्कों में, तो ये प्रेडोमिनेंट वायरस है। अच्छा ये बताइए, मैं समझता हूँ कि उसकी ठीक फरमाइए, सॉरी खत्म कीजिएगा। जी, उसके लिए जो इंटरवेंशन है वो थोड़ी फर्क है, लेकिन जो ये दीगर वेरिएंट्स हैं जिनको मुंसलिक किया जा रहा है जनूबी अफ्रीका वगैरह से, जनूबी अमेरिका से, उसके लिए थोड़ी सी फर्क। अच्छा डॉक्टर साहब जरा वैक्सीन पे आ जाएं क्विकली। एक तो ये कि रिस्पांस लगता है पब्लिक का कहीं ज्यादा है पिछले हफ्ते के मुकाबले में, इज दैट करेक्ट? जी बिल्कुल। अच्छा दूसरा ये बताइए कि जो वैक्सीन है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बस साइनोफार्म ही है जो अवेलेबल है, इज दैट करेक्ट? जी, इस वक्त जो वैक्सीन प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो रही है मजमूई तरीके से गवर्नमेंट के सिस्टम के जरिए, बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो वाहिद वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है इस वक्त वो वही है जो साइनोफार्म है। अच्छा तो और लेकिन जी आप जो ये हमने एक महीने पहले भी बात की आपसे, हमने कहा कि जो प्राइवेट हैं कंपनीज उनको इजाज़त दे दी जाएगी कि ले आएं और आके लगाएं, और चाहे हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट, चाहे क्लिनिक्स हैं, तो उस पर क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की? ठीक है, एक मैं पिछली बात थोड़ी मुकम्मल कर दूंगा, आधी रहेगी तो फिर बात मुकम्मल नहीं होगी। लेकिन साइनोफार्म के अलावा दीगर जो एस्ट्राजेनेका वगैरह की हसूली है वो भी इंशाल्लाह सामने जल्दी आ जाएगी। अब रही प्राइवेट, प्राइवेट में ये जी हमने जो रेगुलेटरी प्रोसेस था उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया, ताकि अगर कोई उसको इंपोर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता हो, उनको कहीं